गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे चैप्टर। उसमें हम लोगों ने गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग किए थे और उसी में कुछ अनुप्रयोग उसी से रिलेटेड बाकी है, तो उसी को हम लोग आज प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो आज हम लोग देखेंगे कि आवेशित चालक की सतह पर बल व दाब का व्यंजक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आरबीएससी के पेपर में भी आ चुका है, तो इसको थोड़ा सीरियसली देखिएगा। जैसे आवेशित चालक लिया हमने, एक माना कोई चालक गोला है, भाषा यही आप लिख देंगे, जो हम लोग बोलते हैं वही भाषा बन जाती है। तो माना कोई आवेशित चालक है, माना कोई चालक गोला है जिसे स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है। अब इस चालक गोले को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। माना एक छोटा सा अल्पांश AB है जिस पर DQ आवेश उपस्थित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस पर जो आवेश उपस्थित है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो अब इसी चालक पर हम वैद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं और वैद्युत दाब का परिकलन करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले वैद्युत बल या वैद्युत दाब ज्ञात करने के लिए इसके निकट दो बिंदु कंसीडर करते हैं, एक अंदर और एक बाहर। अगर अंदर क्या वैद्युत दाब है, बाहर क्या वैद्युत दाब है, तो फाइनली अगर दाब में अंतर है तो उसको दाबांतर को हम कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले इस जो अल्पांश AB है जिस पर DQ आवेश उपस्थित है, इसके निकट एक बिंदु यहां मान लेते हैं कुछ P1 है और इसके अंदर की ओर निकट बिंदु P2 है। ये सतह के जस्ट ऊपर है और सतह के जस्ट अंदर है। अब हम थोड़ा सा चित्र में आप देख रहे होंगे ऊपर बना हुआ है और नीचे बना हुआ ज्यादा, वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आपको ये स्पष्ट दिख सके कि कहां पे P1 लिया गया और कहां पर P2 लिया गया है। अब मान लीजिए बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है और बिंदु P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तीव्रता क्यों निकाल रहे हैं बेटा? तीव्रता निकालने का फायदा हमको ये मिलेगा कि बल बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। तो आवेश तो हम AB पर देख रहे हैं कि DQ है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्राप्त कर ले जाएं तो हम यहां पे DF निकाल ले जाएंगे, अल्प बल निकाल ले जाएंगे। अगर हमें संपूर्ण बल निकालना होगा तो हम समाकलन कर देंगे। तो इस तरह से हमको बल ज्ञात करना है। अगर बल पता चल गया तो बल बराबर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से हम दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता ज्ञात कर लेंगे तो होता है बल बटे आवेश इक्वल्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर बल निकाल ले जाएंगे, तीव्रता निकाल ले जाएंगे तो बल निकल जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। तीव्रता निकाल ले गए तो आप बल आसानी से निकाल लेंगे और अगर बल निकाल ले जाते हैं तो दाब आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम तीव्रता कंसीडर करें। तो यहां पर जो ये कुछ, इसको ये बिंदु C मान लीजिए, तो BCA एक पृष्ठ हो गया और AB एक पृष्ठ हो गया। तो AB पर DQ आवेश उपस्थित है। यहां पर जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पे मन में क्या सोचिए, एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो जो ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। ये DQ आवेश प्लस आवेश इस प्लस आवेश को क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित। तो मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण कुछ E1 है और बाहर की ओर है। अच्छा, ये ACB जो बड़ा वाला पार्ट है, अब इसमें अल्पांश 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 ढेर सारे होंगे, तो ये वाला भाग इसको क्या करेगा? ये भी प्लस है तो यहां पे P1 पर प्लस रखा हुआ है, तो प्लस भी प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो E2 की डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी बेटा? E2 की भी डायरेक्शन उधर ही हो जाएगी प्रतिकर्षण के कारण। ये हो गया। E1 किसके कारण है? AB के कारण। और E2 किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? ACB के कारण। अब इसी तरह से P2 पर देखिए, ये AB P2 पर प्लस को क्या करेगा? धक्का मारेगा। AB इसको धक्का मारेगा तो नीचे की ओर इस पर बल लगेगा। तो E1
नीचे की ओर हो गया, ये किसके कारण है बेटा? AB के कारण। और शेष भाग ACB के कारण। देखिए ACB यहां P2 पर रखे आवेश को ऊपर की ओर धक्का मारेगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ E2 हो गई। अब बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, चालक के पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका हमने कैलकुलेशन भी कर रखा है। तो EP1 आपका होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और EP2 चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? तो हमने ये प्रूव कर रखा है, चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, बाहर वैद्युत क्षेत्र, तो अंदर उसके वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो EP2 कितना होगा बेटा? शून्य। ये हम लोग जानते हैं, हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है, पुरानी नॉलेज है। उसके बाद अब देखते हैं कि बिंदु P1 पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बिंदु P1 पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP1 हो जाएगा बेटा। दोनों समान दिशा में है, देखो वैद्युत क्षेत्र, तो E1 प्लस E2 ये जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार EP2 आप निकाल सकते हैं। EP2 क्या हो जाएगा? E1 और E2 विपरीत दिशा में है बेटा, तो E1 माइनस E2 आप लिख सकते हैं। E1 प्लस E2 लिखिए, चिन्ह के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो माइनस लिखिए, परिमाण के साथ जोड़ रहे हैं तो आप परिमाण के साथ जोड़ रहे हैं तो माइनस लिख दीजिए, अगर सदिश रूप में जोड़ रहे हैं तो प्लस लिख दीजिए। तो इसको अब EP2 को हम जानते हैं 0 होगा, तो ये 0 रख दिया, E1 माइनस E2। तो यहां से E1, ये E1 वेक्टर का परिमाण है, जब चिन्ह आप लेते हैं तो परिमाण लेते हैं, तो E1 का जो परिमाण है वो E2 के परिमाण के बराबर आ गया बेटा। तो हम इसको कुछ E का परिमाण मान सकते हैं, E का परिमाण बोलिए या E बोल लीजिए, तो E हो गया। अब इसका मान उठाइए और समीकरण 3 में रखिए। ये समीकरण 4 था, तो ये EP2 कहां से रखा है बेटा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से EP2 का मान हमने 0 रख दिया है, तो यहां से ये 0 हुआ, तो E1 माइनस E2, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से E1 बराबर E2। तो अगर E1 बराबर E2 है तो परिमाण में हमने इसको E के बराबर मान लिया है। अब इस E का मान यहां पर उठा के रखिए, तो EP1 की जगह पे समीकरण 1 से रखिए, समीकरण 1 से मदद लीजिए आप। तो हमने उसका मान रख दिया EP1 का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 को E और E मान लिया है, तो E प्लस E, तो 2E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको वैद्युत क्षेत्र मिल गया। ओके, अब इस वैद्युत क्षेत्र के आगे इसको प्रोसीड करने का तरीका क्या है? अगर हमको वैद्युत क्षेत्र मिल गया तो यही वैद्युत क्षेत्र हम कह सकते हैं यही बराबर होगा E1 के, और यही बराबर होगा E2 के, और यही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कर चुके हैं, अब हमको दाब निकालना है। तो दाब निकालने से पहले हम लोग बल निकाल सकते हैं, क्योंकि बल भी निकालना है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्पांश AB पर लगने वाला बल, अल्पांश AB पर लगने वाला वैद्युत बल, DF इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इंटू DQ। अब यहां ध्यान दीजिए, E2 ले रहे हैं हम, इस पर बल देख रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि DQ जो AB के कारण बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो E1 है, ACB के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है, लेकिन E2 क्यों लिया है, E1 क्यों नहीं लिया है? तो E1 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कोई खुद के कारण खुद पर बल नहीं लगाता, हमेशा जो बल लगता है वो दूसरे पर लगता है। तो AB अपनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खुद पर नहीं लगाएगा, कौन लगाएगा? ACB उस पर लगाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता AB पर। AB पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन लगाएगा बेटा?
ACB वाला पार्ट, शेष पार्ट। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी ली हमने? E2। E2 का मान तुम निकाल चुके हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। ये DF का एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में अगर आप चाहें तो और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ इक्वल सिग्मा इंटू DA लिख सकते हो, क्योंकि अगर यहां पे सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल्स DQ ओवर DA होगा। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो DQ के प्लेस पे सिग्मा इंटू DA लिख सकते हैं हम लोग। तो ये DF का एक फॉर्मूला और अपन को मिल गया है। तो DF इक्वल्स क्या हो गया बेटा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA। इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप सिग्मा की वैल्यू देखें तो सिग्मा यहां से सिग्मा इक्वल्स E इंटू एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। E इक्वल्स होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो E एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया DA अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर DA अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। यह आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू DA। तो हमारे पास DF से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हो गए बेटा। एक तो DF का फॉर्मूला हुआ सिग्मा इंटू DQ, एक DF का फॉर्मूला हुआ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA, और एक DF का फॉर्मूला हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू DA। अब इसमें स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो हम इसको और इरेज कर रहे हैं बेटा। तो इसको आगे देखिएगा कैसे करना है। तो इसके बाद थोड़ा सा इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद वाला थोड़ा सा पोर्शन हमें इरेज करने की जरूरत पड़ रही है। तो इधर इतना पोर्शन हम थोड़ा सा यहां से इरेज कर देते हैं। तो अगर हम संपूर्ण दाब निकालना चाहते हैं, AB सतह पर संपूर्ण दाब, संपूर्ण बल सॉरी, तो बल का फॉर्मूला इंटीग्रेशन DF हो जाएगा, या क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं, पूरा सरफेस क्लोज है। तो इसके कितने फॉर्मूले हैं? तो एक तो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल DQ, एक फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल DA, एक फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटीग्रल DA। ये 3 फॉर्मूले अपने पास है बेटा। इसमें से ये वाला उतना यूजफुल नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले यूजफुल हैं। तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को ही कंसीडर कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA और इक्वल्स है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटीग्रल DA। अब हम लोग अगर चाहें तो इन तीनों फॉर्मूले से दाब भी निकाल सकते हैं। तो AB सतह पर लगने वाला दाब, AB सतह पर लगने वाला वैद्युत दाब, वैद्युत दाब अगर निकालना चाहें तो हम जानते हैं P वैद्युत बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अल्पांश बल है तो अल्पांश क्षेत्रफल है। DF का ये वाला वैल्यू आप ले लीजिए, वो वाला जिसमें DA आ रहा हो। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA और DA, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला, इसी से एक फॉर्मूला और रिलेट कर सकते हैं DF ओवर DA से। DF का मान क्या है बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DA, और DA से फिर डिवाइड कर दीजिए तो यहां से हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गया। तो यहां से हमारे पास
वैद्युत दाब के दो फॉर्मूले आ गए बेटा। तो P वैद्युत याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले। एक तो आया है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक आया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है, अगर यहां पे ये माध्यम होता, अगर यहां पे जैसे निर्वात है तब तो ये दाब है, माध्यम होता तो ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन हो जाता, तो दाब का ये सूत्र हो जाता माध्यम के लिए। यहां पर हमने चारों तरफ इसके निर्वात कंसीडर कर रखा है, तो ये इसका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो ये वाला पोर्शन जो हमने इरेज करके लिखा था उसको भी आप नोट कर लें, फिर ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज करें और डेरिवेशन नोट करें। इसके बाद हम लोग बेटा अब आवेशित चालक के कारण एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है। एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अगर आपको 11th में ये पॉइंट याद हो तो हमने पढ़ा था कि एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा घनत्व अपन को निकालना है, इसका मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है। तो अब इसके लिए एकांक आयतन की ऊर्जा जब भी निकालना होता है तो हम लोग कार्य निकालते हैं। इसका मतलब हमारा पहला फोकस क्या होना चाहिए, कार्य। अब कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो इसका मतलब हमारा अगला फोकस होना चाहिए बल पर। तो इसका मतलब हमें फिर से बल निकालना है यहाँ पे। तो कुल मिला के मान लेते हैं कि कोई आवेशित चालक गोला है, इसको हमने आवेश दिया है। तो अब आवेश देने से इसके आयतन में वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक स्थिति ये रही होगी और आवेश देने से इसके आकार में वृद्धि हुई होगी। तो मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक त्रिज्या r है और ये r माइनस डी आर है। तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध जो ये फूल रहा है, आवेश देने के कारण आवेशित होगा तो समान प्रकार का आवेश आएगा, तो प्रतिकर्षण होगा, तो गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना है, इस विस्तार के विरुद्ध हमें कार्य करना है। तो पहले बल निकाल लेते हैं। फिर से देख लीजिए, माना स्मॉल r त्रिज्या का कोई चालक गोला है जिसको कोई बाह्य आवेश Q देने पर उसके आकार में या आयतन में वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमें कुल मिला के इस तरह से ऊर्जा निकल जाएगी। तो इसका मतलब पहले बल निकाल लें। तो आवेशित चालक की सतह पर बल। अब बल का फॉर्मूला हमें दाब के रूप में लेना पड़ेगा बेटा। तो बल का फॉर्मूला होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। तो दाब गुणा क्षेत्रफल, लेकिन ये आवेश के कारण दाब है, तो ये दाब कौन सा हो जाएगा, P वैद्युत। और हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है P वैद्युत सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक और है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दोनों है। तो इसकी जगह पे हमने लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक गोले का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, r त्रिज्या के चालक गोले का 4 पाई r स्क्वायर। अगर हमको बल मिल गया तो अब काफी आसानी होगी कार्य निकालने के लिए। तो जब आवेशित किया जाता है तो इस विस्तार के विरुद्ध किया गया कार्य वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो dr विस्थापन के विरुद्ध कृत कार्य, अल्प विस्थापन है तो अल्प कार्य होगा बेटा dw बराबर f डॉट dr। f कितना है बेटा,
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो अब इसको dw लिखा है। अब यहां से देखिए 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, डी आर मोटाई है, तो क्षेत्रफल इंटू मोटाई होता है आयतन। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। ये हुआ dw। संपूर्ण कार्य अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी dw का समाकलन कर देंगे। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को अपन लोग बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रल हो जाएगा dv। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और ये क्या आ गया w। तो w इक्वल्स आया है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू v। अब हम लोग इसी को क्या लिख देंगे, ऊर्जा। यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब अपन को ऊर्जा मिल गई। अब हम लोग जानते हैं एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं एकांक आयतन की ऊर्जा को, एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं बेटा। तो ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किसी भी अक्षर से कर सकते हैं। तो स्मॉल u इक्वल्स v अपॉन ऊर्जा बटे आयतन। तो अब ऊर्जा का फॉर्मूला आपका मिला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू v अपॉन v। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, तो u इक्वल्स हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम सिग्मा की जगह ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर लिख दें, तो सिग्मा की जगह सिग्मा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहां से फिर से देख लीजिए, दाब के भी दो सूत्र आ गए बेटा। एकांक आयतन की ऊर्जा U के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों में सिमिलरिटी है क्योंकि एकांक आयतन की ऊर्जा है। ऊर्जा आपने बल दाब गुणा क्षेत्रफल, तो अगर इस क्षेत्रफल को बटे में ले जाए तो वही दाब है बेटा। तो इसीलिए ऊर्जा और दाब, ये जो एकांक आयतन की ऊर्जा और दाब का है वो फॉर्मूला सिमिलर मिला है। तो यहां से हमको एक बात और पता चली कि एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन ये हुआ बेटा। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पिछला वाला डेरिवेशन है, ये न्यूमेरिकल के पर्पज से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इस चले हैं, तो इसको आप वीडियो पॉज करें और नोट करें। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो माना कोई स्मॉल आर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला है, तो इस पर लगने वाला आधिक्य दाब होता है पी एक्सेस। आधिक्य दाब अपन ने निकाला था साबुन के बुलबुले के कारण 4T अपॉन स्मॉल आर, जहां पे T बेटा पृष्ठ तनाव था। यहां T क्या है बेटा, T फॉर टेंशन, सरफेस टेंशन के लिए हम S भी यूज कर सकते हैं, 4S अपॉन आर और 4T अपॉन आर। तो जनरली यहां S नहीं यूज कर रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि S को हम लोग कई बार यहां क्षेत्रफल में यूज कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पे टेंशन, ये है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तो इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4S अपॉन आर अगर हो सकता है आपकी 11th में हो, या 4T अपॉन आर, वो दोनों सिमिलर ही बात है।
तो यहाँ पे पी एक्सेस का फॉर्मूला होता है 4s/r। ये कब की स्थिति है? अभी साबुन का बुलबुला है तो उस पर आधे के दाब, मतलब अंदर की ओर जो दाब है उसको 40/r संतुलित कर रहा है। वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा और अंदर से बुलबुला बाहर की ओर फैलने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसको संतुलन की स्थिति हमने निकाली थी 11th में, वो आई थी पी एक्सेस इक्वल्स 40/r। अब इस बुलबुले को जब हम आवेश देना प्रारंभ करते हैं तो आवेश देने के कारण इस पर एक वैद्युत दाब भी कार्य करने लगता है। तो वैद्युत दाब अगर कार्य करने लगेगा तो अंदर से वैद्युत दाब ये बाहर की तरफ ही फूलेगा और बाहर की तरफ ही एक्सेस प्रेशर भी लग रहा था, तो पी एक्सेस तो लगेगा ही बेटा। क्या भाषा लिखेंगे? अब साबुन के बुलबुले को आवेशित करना प्रारंभ करते हैं तो जैसे जैसे इसे आवेश देते जाते हैं, अगर Q आवेश दिया है तो बुलबुले में विस्तार होता है, तो संतुलन की स्थिति में पी एक्सेस प्लस पी वैद्युत, अंदर से ये दोनों बाहर की ओर बल लग रहे हैं और संतुलित करने के लिए 40/r है। ओके, अब पी एक्सेस प्लस पी वैद्युत अपन ने σ²/2ε0 40/r। अब जैसे जैसे बुलबुले को आवेश देते जाएंगे बुलबुला फूलता चला जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब एक्सेस प्रेशर 0 होगा उसके जस्ट बाद बुलबुला फूट जाएगा। तो जैसे ही यदि बुलबुले को आवेशित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब P एक्सेस क्या हो जाएगा? 0। तत्पश्चात बुलबुला फूट जाता है। तो जब इस स्थिति में क्या हो जाएगा? P एक्सेस बराबर 0। इसमें P एक्सेस 0 रख दीजिए। तो समीकरण 1 से आप क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 से σ²/2ε0 इक्वल्स हो गया 40/r। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब यहां से आप चाहें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी निकाल सकते हैं, पृष्ठ तनाव भी निकाल सकते हैं, आवेशित चालक गोले की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, आवेशित बुलबुले की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 8T/ε0/r का अंडर रूट एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप T निकाल सकते हैं, तो T इक्वल्स क्या होगा? σ²r/8ε0। ये हो गया T बेटा। R आप निकाल सकते हैं, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 40/σ²। ये फॉर्मूले हो गए। आप चाहें तो इस पर अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो यहां से एक लाइन थोड़ा सा इरेज करनी पड़ेगी। अगर इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो dQ/dA इक्वल सिग्मा होगा। तो अगर आप चाहें तो dQ भी निकाल सकते हैं। dQ या Q निकाल लीजिए, इस पर कुल आवेश अगर इंटीग्रेट कर देंगे Q मिल जाएगा। तो Q इक्वल सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं आप। सिग्मा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है। A होगा गोले का 4πr² और सिग्मा आपने निकाल रखा है 8T/ε0/r। अब इसको अगर और शॉर्ट में करना चाहें आप इस फॉर्मूले को, तो r³ को अंदर भेज दीजिए और 2 यहां से बाहर आ जाएगा। 2 2 4 2 8, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो 8 पाई तो बाहर हो गया, अंडर रूट में गया, ये r की पावर 4 हो गया। तो
तो यहां 2 बचा, T एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4 और बटे में बचा है R। तो R से ये R कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बचेगा। तो यहां अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, 8 पाई अंडर रूट 2T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इस फॉर्म में भी इस क्यू का फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आवेशित बुलबुले के संतुलन की ये विभिन्न स्थितियां हैं। इस पर रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है और न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला तनाव का, त्रिज्या का या फिर आवेश का। तो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका, ज्यादा बढ़िया तरीका क्या याद कर लें, ये रिलेशन याद रखें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 4T अपॉन स्मॉल r। इससे क्या फायदा होगा कि जो चीज आपसे पूछी होगी इसमें आप इसी को पक्षांतर करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सारे फॉर्मूले याद करेंगे तो मिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसमें आपको बेहतर ये होगा कि ये फॉर्मूला आप याद रखें, इसी से सारे फॉर्मूले कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करें। उसके बाद आप बेटा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, इसकी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग इसमें कल एग्जाम्पल इसके कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल में भी आप पीछे देख लीजिएगा अपने जो हमने इसके थ्योरी वाला पोर्शन कराया है, गाउस के नियम के दौरान इसके मैक्सिमम एग्जाम्पल हमने करा दिए हैं। तो इसके जो थोड़े कुछ एग्जाम्पल बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इसका जो अगला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट करके, जब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग थर्ड चैप्टर विभव की ओर बढ़ेंगे। तो इस दोनों चैप्टर में थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल में सोचना पड़ सकता है। तो यही 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। इसके बाद आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगेंगे कि इतने इजी हैं कि आपको लगेगा सीधा फॉर्मूला रखिए आंसर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन को कंसीडरेशन करना होता था। तो डायरेक्शन के कारण उसमें घटक वियोजन भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन आप इसको लंबे टाइम तक जब पढ़ेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। तो इसी के साथ ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट करिए, इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लीजिए। 2-3 लेक्चर का टाइम और खराब करते हैं, या मतलब यूं कह लीजिए यूज करते हैं। तो इन 2-3 लेक्चर के बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, वो है वैद्युत विभव। और यहां से इस फिजिक्स वाले पोर्शन में आसान टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन इतना ही तक था, तो इसको थोड़ा सा आप रिपीट करते रहें और बार बार रिपीट करते रहें, क्योंकि ये बोर्ड के पर्पज से और जेई के लिए और मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।